तो हम पढ़े थे उसमें हम देखे थे कि इस पृथ्वी के जैव मंडल को अगर विभाजित करना हम शुरू करेंगे तो अंतिम विभाजन अणु परमाणु पर पहुंचेगा। और बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही हम जाति के बारे में समझे थे कि जाति क्या है। उसके बाद जाति का संबंध, जाति के बाद हम आबादी को समझे थे, फिर समुदाय को समझे थे। तो जाति क्या है, स्पीसीज क्या है, इसके बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। स्पीसीज यानी कि जाति, और जाति के लिए एक और पर्यायवाची शब्द यूज होता है प्रजाति। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची, अंग्रेजी में स्पीसीज कहते हैं। तो जाति क्या है, तो एक ही प्रकार के सजीव जो आपस में प्रजनन कर सके, अपने जैसे संतान उत्पन्न कर सके, उसे हम जाति कहते हैं। और अब तक पृथ्वी पर 1.8 मिलियन जाति को खोजा गया है। इसकी जानकारी हमें 4 नंबर चैप्टर में मिली थी जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ी थी। तो जाति किसे कहते हैं, इसमें कोई संशय है। मानव एक जाति है और इस पृथ्वी पर पौधों की तुलना में जंतुओं की ज्यादा जातियां। तो एक निश्चित क्षेत्र के पर्यावरण में जो जातियां निवास करती है, भिन्न भिन्न जातियां जो निवास करती है, एक निश्चित क्षेत्र के पर्यावरण में जो जातियां निवास करती है, उनको 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। और 4 कैटेगरियों में जो जातियों को बांटा गया है उनमें कौन कौन सी कैटेगरी है। तो पहला है आपका फाउंडेशन स्पीसीज। फाउंडेशन स्पीसीज यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं, आधार प्रजाति या आधार जाति। आधार प्रजाति किसी निश्चित क्षेत्र के पर्यावरण में आधार प्रजाति कौन होगा, फाउंडेशन स्पीसीज कौन होगा। तो आधार प्रजाति के अंतर्गत सजीवों के उन प्रजातियों को रखा गया है जो प्रजाति वहां रहने वाले अन्य जीवों को रहने का सारा पर्यावरण मुहैया कराते हैं। एक खास स्थान पर, पुनः समझने का प्रयास कीजिए, एक खास स्थान का आधार प्रजाति कौन होगा, किसी खास पर्यावरण के क्षेत्र के आधार प्रजाति कौन होंगे। तो आधार प्रजाति वो सजीव होंगे जो सजीव अन्य सजीवों को रहने के लिए स्थान मुहैया कराता है, अन्य सजीव अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सके उसमें उसकी सहायता करता है। उदाहरण के लिए आप जंगल चले गए कोई और वहां पर जाकर बोले कि यहाँ की आधार प्रजाति कौन है, तो निश्चित तौर पर जंगल की आधार प्रजाति वहां की पेड़ पौधे हैं। कौन है, पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं जंगल के, वो जंगल के आधार प्रजाति कहलाएंगे, क्योंकि उनके बिना किसी अन्य जीवन का अस्तित्व उस जंगल में रहेगा नहीं रहेगा। आप लक्षद्वीप द्वीप समूह के बारे में सुने होंगे। लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है वहां पर बहुत ही ज्यादा जैव विविधताएं पाई जाती है, अर्थात कई किस्म के जीव जंतु वहां निवास करते हैं। लेकिन अगर हम लक्षद्वीप समूह के इकोसिस्टम में जाकर के और यह समझने का प्रयास करें कि यहाँ की आधार प्रजाति कौन है, तो वहां की आधार प्रजाति आपको प्रवाल मिलेगा। प्रवाल मरते हैं, उसी के द्वारा निर्मित हुआ है लक्षद्वीप का, जितने भी द्वीप है सभी प्रवाल भित्तियों के द्वारा निर्मित है। तो एक लक्षद्वीप समूह के जो इकोसिस्टम है वहां की आधार प्रजाति कौन हो जाएगा, प्रवाल हो जाएगा। तो किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र के आधार प्रजाति वो होते हैं जो अन्य जीवों के रहने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं, अर्थात आधार प्रजाति के बिना उस क्षेत्र के कोई और सजीव वहां निवास नहीं कर सकते हैं, कोई और सजीव निवास नहीं कर सकते। क्लियर हुआ, आधार प्रजाति समझे। किसी भी निश्चित क्षेत्र का आधार प्रजाति कौन होगा, किसी भी निश्चित क्षेत्र का आधार प्रजाति वो होगा जिस पर अन्य प्रजातियों के रहने का पूरा दायित्व पड़ा हुआ है। जंगल में गए तो पेड़ पौधे की जातियां आधार प्रजातियां होंगे। लक्षद्वीप का उदाहरण दिए, वहां पर प्रवाल क्या है, आधार प्रजाति, क्योंकि वहीं द्वीप का निर्माण करते हैं तब जाकर उस पर कोई जीव आकर रहते हैं। क्लियर है कि नहीं। उसी तरह आप एक तालाब चले जाइए, तालाब में जो अलगी है, शैवाल है, वहां का क्या हो जाएगा, आधार प्रजाति होगा, क्योंकि वहीं से इकोसिस्टम तालाब का स्टार्ट होगा। शैवाल को छोटे छोटे जीव खाएंगे, फिर छोटे जीव को छोटी मछलियां खाएंगे, छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां खाएंगे। तो किसी भी पर्यावरण के आधार प्रजाति क्या होगा, इसमें कोई दिक्कत। दूसरी प्रजाति है, किसी भी पर्यावरण की दूसरी प्रजाति है अम्ब्रेला स्पीसीज। आधार प्रजाति समझ गए दोस्तों। अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत हमेशा बड़े आकार के, ठीक है, हमेशा बड़े आकार के जंतु शामिल होते हैं। अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत केवल कौन शामिल होते हैं, बड़े आकार के जंतु, अर्थात कोई सूक्ष्म जीव अम्ब्रेला प्रजाति नहीं हो सकता है, कोई पेड़ पौधा अम्ब्रेला प्रजाति नहीं हो सकता है। जब भी अम्ब्रेला प्रजाति की बात होगी, अम्ब्रेला स्पीसीज की बात होगी, तो अम्ब्रेला स्पीसीज में केवल बड़े आकार के जंतु आएंगे। केवल कौन आएंगे, बड़े आकार के जंतु आएंगे। तो अम्ब्रेला प्रजाति में बड़े आकार के जंतु ही आते हैं, लेकिन अम्ब्रेला प्रजाति हम कहेंगे किसको, किस बड़े जंतु को हम अम्ब्रेला प्रजाति कहेंगे। पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र का अम्ब्रेला प्रजाति कौन होगा, पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र का अम्ब्रेला प्रजाति कौन होगा। तो पर्यावरण के किसी विशेष क्षेत्र में जिन जीवों का महत्व सर्वाधिक होता है, जिन जीवों का महत्व सर्वाधिक होता है, वहीं उस स्थान का क्या होता है, अम्ब्रेला प्रजाति हो जाता है। आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जाइएगा, वहां पर एक सिंग वाला गेंडा क्या हो जाएगा, अम्ब्रेला प्रजाति हो जाएगा। आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जाइएगा तो वहां का अम्ब्रेला प्रजाति क्या है, टाइगर है। गिर वन का अम्ब्रेला प्रजाति कौन है, शेर है। किसी जंगल में मान लीजिए कि बिहार के ही कई मैदानी जो जंगल होते हैं वहां पर नीलगाय का वर्चस्व होता है, नीलगाय वहां मैदानी जंगलों का क्या हो जाता है, अम्ब्रेला प्रजाति हो जाता है। लेकिन नीलगाय को मारने वाला कोई नहीं हो, अगर वहां पर नीलगाय को मारने वाला भी कोई बड़े आकार का जंतु है, तब नीलगाय अम्ब्रेला प्रजाति नहीं होगा। वो बड़े आकार के जंतु जो नीलगाय को मार देगा वो क्या होगा, अम्ब्रेला प्रजाति। तो पर्यावरण के विशेष क्षेत्र के वो प्रजाति जो अन्य जीवों के रहने के लिए स्थान मुहैया कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, आधार प्रजाति। किसी विशेष स्थान के बड़े आकार के जंतु जिसका महत्व सर्वाधिक होता है, उसे हम उस क्षेत्र का क्या कहते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा प्रजाति है कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज भी कुछ अम्ब्रेला प्रजाति की तरह ही है। कीस्टोन स्पीसीज भी कुछ अम्ब्रेला प्रजाति की तरह ही है, ठीक, अम्ब्रेला प्रजाति की तरह ही है। लेकिन इस कीस्टोन प्रजाति में पेड़ पौधा भी शामिल हो सकता है। कौन शामिल हो सकता है, पेड़ पौधा भी शामिल हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी शामिल हो सकता है, सूक्ष्म जीव भी शामिल होता है, अन्य कोई जीव भी शामिल हो सकता है, अन्य कोई और जीव भी इस कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो कीस्टोन प्रजाति बहुत हद तक अम्ब्रेला प्रजाति के तरह ही होते हैं।
लेकिन इन दोनों प्रजातियों में अंतर यह है कि अम्ब्रेला प्रजाति हमेशा बड़े आकार के जंतु होते हैं, बड़े आकार के जंतु जिसे कोई और मार नहीं सकता है, कोई और मार नहीं सकता है। जैसे शेर हो गया, बाघ हो गया, बाज हो गया, ये सब ऐसे जीव है जो मारकर अन्य जीवों का शिकार करते हैं, लेकिन उसका शिकार में कोई नहीं करता है। बाज का शिकार कोई नहीं करता है, शेर का शिकार कोई नहीं करता है, बाघ का शिकार कोई नहीं करता है। ये हो सकता है कि आपस में लड़कर मर जाए, लेकिन उसका कोई शिकार नहीं करता। तो अम्ब्रेला प्रजाति और कीस्टोन प्रजाति में काफी समानताएं हैं। अंतर यही है कि अम्ब्रेला प्रजाति जो है उसमें केवल बड़े आकार के जंतु शामिल होते हैं, लेकिन कीस्टोन प्रजाति के अंतर्गत कोई भी जीव शामिल हो सकते हैं। यहां तक कि सूक्ष्मजीव भी किसी विशेष क्षेत्र का क्या हो सकता है, कीस्टोन प्रजाति। किसी ऐसे विशेष क्षेत्र जिनमें जिन जीवों का महत्व सबसे ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। उदाहरण के लिए विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में सिनकोना का पौधा भी एक तरह से क्या है, कीस्टोन प्रजाति है, क्योंकि सिनकोना का पौधा जिसके छाल से क्या निकाला जाता है, कुनैन निकाला जाता है। वो प्रायः कुनैन जिसे मलेरिया का इलाज किया जाता है, और काफी लंबे समय तक मलेरिया का केवल आयुर्वेदिक उपचार ही था जो कुनैन से किया जाता था, ठीक है ना। वर्तमान समय में कुछ एलोपैथिक दवाई मलेरिया का बना है जिसमें क्लोरोक्विन सब है, लेकिन लंबे समय तक मलेरिया के उपचार में जो सबसे प्रभावी दवाई थी वो कुनैन था। कुनैन सिनकोना के छाल से निकाला जाता है। सिनकोना विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में मिलते हैं, तो आप विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में जाइएगा तो वहां सिनकोना भी पौधा भी एक तरह का क्या है, कीस्टोन स्पीसीज, उसका काफी ज्यादा महत्व है। तो एक विशेष स्थान के पर्यावरण में जिन जातियों का महत्व काफी ज्यादा होता है, जिन जातियों का महत्व काफी ज्यादा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र के बड़े आकार के जीव जंतु किसी जिसे कोई और मारकर खा नहीं सकता है उसे हम क्या कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में अम्ब्रेला प्रजाति का भी महत्व उतना ही होता है जितना किसका होता है, कीस्टोन प्रजाति का। लेकिन अंतर आप समझ रहे हैं ना। तो एक विशेष क्षेत्र में जो पेड़ पौधा काफी चर्चित है, काफी महत्व का है, या किसी विशेष क्षेत्र में किसी खास प्रकार के सूक्ष्मजीव रहते हैं जो और कहीं नहीं रहते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कीस्टोन प्रजाति कहेंगे। क्या कहेंगे, कीस्टोन प्रजाति कहेंगे। और यह भी संभव है कि कहीं पर अम्ब्रेला प्रजाति जो है वही क्या है, कीस्टोन प्रजाति भी है। लेकिन कीस्टोन प्रजाति पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव भी हो सकते हैं, अन्य कोई जीव भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चौथा प्रजाति है फाउंडेशन, सॉरी हाँ फाउंडेशन तो हो गया, इंडिकेटर स्पीसीज। इंडिकेटर स्पीसीज हिंदी में कहेंगे इसको संकेतक प्रजाति। इंडिकेटर स्पीसीज क्या है, पर्यावरण तो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, पर्यावरण परिवर्तनशील है, इसमें बदलाव होते रहते हैं। आज जो हमारे पास जो पर्यावरण है, 10 पर्यावरण है, 1 करोड़ वर्ष पहले इसी तरह का पर्यावरण था, 1 अरब वर्ष पहले इसी तरह का पर्यावरण था। तो लंबे लंबे समय अंतराल में पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन होते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में भी पर्यावरण में परिवर्तन होते रहता है। उदाहरण के लिए अगर आप 10 साल वाले पहले पटना और आज के पटना को देखिएगा तो निश्चित तौर पर आप कहिएगा कि प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है, नहीं बढ़ गई है। तो हमारा जो पर्यावरण है जो काफी विशाल है, ये पर्यावरण परिवर्तनशील है। लंबे समय के बाद इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हैं। हम जब पर्यावरण के इतिहास पढ़ते हैं तो करोड़ों वर्ष पहले का पर्यावरण कुछ और तरह का था, आज का पर्यावरण उससे बिल्कुल भिन्न है। तो लंबे लंबे वक्त के बाद पर्यावरण में एक व्यापक परिवर्तन आते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में भी पर्यावरण में परिवर्तन आते रहते हैं। वर्तमान समय में बहुत अधिक ठंड से जो बिहार गुजर रहा है या भारत के कई हिस्से गुजर रहे हैं, यह भी एक तरह के पर्यावरणीय परिवर्तन ही है। तो किसी विशेष क्षेत्र के वे प्रजाति जो पर्यावरण परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो, किसी विशेष क्षेत्र के वे प्रजाति जो पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील हो, उसी संवेदनशील प्रजाति को हम इंडिकेटर स्पीसीज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पीसीज। यानी कि पर्यावरण में कुछ भी बदलाव आएगा ना, तो वह बदलाव आपको फाउंडेशन स्पीसीज में नहीं दिखाई देगा, अम्ब्रेला स्पीसीज में नहीं दिखाई देगा, कीस्टोन स्पीसीज में नहीं दिखाई देगा। उस पर्यावरणीय परिवर्तन को सबसे पहले इंडिकेट करेंगे कौन, इंडिकेटर स्पीसीज। या तो उस पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण वो काफी ज्यादा विकसित होने लगेंगे या तुरंत एकाएक खत्म हो जाएंगे। उदाहरण के लिए लाइकेन को पर्यावरण का सबसे अच्छा इंडिकेटर स्पीसीज माना जाता है, जो वायु प्रदूषण के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। अगर कहीं का वातावरण ठीक ठाक है तो वहां लाइकेन विकसित होगा, लेकिन अगर उस जगह का वायु प्रदूषित होने लगे तो सबसे पहले जो वहां लाइकेन था वो मरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे स्पीसीज जो पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं उसे ही हम संकेतक प्रजाति कहते हैं, और सबसे अच्छा संकेतक प्रजाति का उदाहरण लाइकेन है। क्या है, तो एक किसी विशेष क्षेत्र के पर्यावरण में आप चले जाइए और वहां के भिन्न भिन्न प्रजातियों को आप देखिए। उन भिन्न भिन्न प्रजातियों को आप कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, 4 भागों में। ऐसे जीवों की प्रजातियां, ऐसे सजीवों की प्रजातियां जो अन्य सजीवों को रहने के लिए आश्रय तैयार करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फाउंडेशन प्रजाति। किसी विशेष क्षेत्र के बड़े आकार के जंतु जिसका महत्व वहां पर सर्वाधिक होता है उसे क्या कहते हैं, अम्ब्रेला प्रजाति। किसी विशेष स्थान की वे प्रजाति जहां उसका महत्व सर्वाधिक होता है उसे कीस्टोन प्रजाति भी कहते हैं। यानी अम्ब्रेला प्रजाति कीस्टोन प्रजाति में काफी ज्यादा समानताएं हैं, लेकिन अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत केवल कौन शामिल होगा, जंतु, वो भी बड़े आकार का, अर्थात जिसे और कोई मारता न हो। आप अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत खरगोश को नहीं रख सकते हैं, हिरण को नहीं रख सकते हैं, लेकिन कीस्टोन प्रजाति भी किसी विशेष क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव और भी अन्य कोई जीव शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विषुवत-रेखीय वन क्षेत्र में सिनकोना का पौधा भी एक कीस्टोन प्रजाति का होगा, उसका भी महत्व सर्वाधिक। क्लियर हो गया। एलिफेंट और लायन में अम्ब्रेला कौन होगा, लायन होगा, ठीक है, कौन होगा, लायन होगा। हालांकि कई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर एलिफेंट का ही महत्व है, ठीक है, तो वहां पर एलिफेंट भी अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत हो जाएगा। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील प्रजाति को क्या कहते हैं, इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति संवेदनशील प्रजाति को क्या कहते हैं, इंडिकेटर प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। किसी खास क्षेत्र के पर्यावरण में कितने तरह के प्रजातियां हो सकते हैं, 4 तरह के। अब ध्यान रखिए, ये 4 तरह के प्रजाति हैं, तो ऐसा नहीं कि एक प्रजाति के अंतर्गत एक ही जाति आएंगे, समझे ना। यह नहीं कि किसी विशेष स्थान पर जितने भी सजीव रहते हैं ना, उसको हम 4 प्रकार की जातियों में विभाजित कर सकते हैं। मान लीजिए कीस्टोन प्रजाति है, फाउंडेशन प्रजाति है, या फिर अम्ब्रेला प्रजाति है, तो इस प्रजाति के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत केवल एक ही प्रजाति नहीं आएंगे,
हो सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत दो दो जातियां का जीव शामिल हो गए, वहां शेर भी रहता है और बाघ भी रहता है, दोनों अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत आ जाएगा। तो अभी जो हम पढ़े हैं चाहे फाउंडेशन स्पीशीज के बारे में, अम्ब्रेला स्पीशीज के बारे में या फिर कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, तो किसी विशेष स्थान पर केवल एक ही जाति अम्ब्रेला होगा या केवल एक ही जाति फाउंडेशन होगा या फिर केवल एक ही जाति इंडिकेटर होगा, ऐसा नहीं है। एक से ज्यादा जातियां भी कीस्टोन स्पीशीज की भूमिका में रह सकता है, एक से अधिक जातियां भी फाउंडेशन स्पीशीज के रूप में रह सकता है, एक से अधिक जातियां अम्ब्रेला स्पीशीज के रूप में रह सकता है किसी विशेष क्षेत्र में। क्लियर हो गया, बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे बेहतरीन इंडिकेटर स्पीशीज किसे माना गया है? किसको माना गया है? लाइकेन को माना गया है। किसको माना गया है? लाइकेन को माना गया है। कोई दिक्कत दोस्तों? स्पीशीज के कॉन्सेप्ट जो भी पढ़े हैं, फाउंडेशन स्पीशीज, अम्ब्रेला स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज और इंडिकेटर स्पीशीज में कोई दिक्कत नहीं ना। आपसे पूछेगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का अम्ब्रेला प्रजाति कौन है? कौन है? कोई दिक्कत नहीं। आपसे पूछेगा भितरकनिका अभयारण्य का अम्ब्रेला प्रजाति कौन है? भितरकनिका उड़ीसा में ना, वो ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है ना। तो भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां ओलिव रिडले कछुआ किसकी भूमिका में है? अम्ब्रेला की भूमिका में और कीस्टोन की भी भूमिका में। कछुआ भितरकनिका में जो ओलिव रिडले कछुए हैं जो प्रजनन करते हैं वहां पर, वो अम्ब्रेला प्रजाति के अंतर्गत भी है और कीस्टोन प्रजाति के भी अंतर्गत है। सबसे महत्व वहां पर उसी का है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे का जो टॉपिक है वो समझना है, एडेप्टेशन, यानी क्या? अनुकूलन। अनुकूलन, अनुकूलन क्या है? अनुकूलन किसी सजीवों में पाया जाने वाला विशेष गुण है, कैरेक्टर है। अनुकूलन क्या है? तो अनुकूलन सजीवों में पाए जाने वाले वो विशेष गुण है जिसके बदौलत वो अपने पर्यावरण में रहने के योग्य होते हैं। अनुकूलन किसी सजीवों में पाए जाने वाले वे गुण है जिसके बदौलत वे सजीव अपने पर्यावरण में रहने के योग्य बनते हैं। इतने ठंड में भी आप क्लास में आ रहे हैं, मतलब कि इतने ठंड के प्रति आप अनुकूलित है, आप में वो विशेष गुण मौजूद है कि आप इस विशेष पर्यावरण में रहने के योग्य है। क्लियर हो गया ना? अनुकूलन एडेप्टेशन क्या है? बिल्कुल कपड़ा, जिसमें कई तरह से अनुकूलन आते हैं, हम उस पर आएंगे। क्या हुआ? तो अनुकूलन क्या है आप समझ गए कि नहीं समझ गए? अनुकूलन कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है, एडेप्टेशन कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं है। परिभाषित हम इसी प्रकार से इसे करेंगे कि सजीवों में पाए जाने वाले वो विशेष गुण, सजीवों में पाए जाने वाले वो विशेष गुण जिसके कारण सजीव अपने पर्यावरण में रहने के लिए सक्षम हो पाते हैं अथवा योग्य होते हैं, वही गुण उसका क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन के अभाव में सजीव अपने पर्यावरण में रह नहीं सकता है। और यह जो अनुकूलन है, या जो अनुकूलन है किसी सजीव में अपने पर्यावरण में रहने के, वो अनुकूलन उसमें अचानक विकसित नहीं होता है। आप इतनी ठंड को भी झेलने में सक्षम है, हम आप इतने ठंड को जो झेलने में सक्षम बने हैं तो अचानक नहीं बने हैं। इसके लिए लाखों वर्ष पहले हमारे पूर्वज कष्ट काटते आए हैं, तब जाकर हमें यह क्षमता विकसित हुई है कि हम इतने ठंड को क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं। तो हर जीव में वो गुण मौजूद होते हैं जिसके बदौलत वे पर्यावरण में रहते हैं और अच्छी तरह से जीवन यापन करते हैं। और एक जीव में जो अनुकूलन होता है, वह अनुकूलन उसमें अचानक विकसित नहीं होता है, बल्कि अनुकूलन कई पीढ़ियों के बाद पहुंचता है। ऊंट में वो सारे गुण मौजूद है जिससे वो मरुस्थल में ठीक तरह से जीवन बिता सकते हैं। ऊंट में जो मरुस्थल में रहने के लिए जो जो गुण है वो ऊंट का अनुकूलन है, और ऊंट का जो वो अनुकूलन है वो अचानक विकसित नहीं हुआ है। ऊंट के पहले जो लाखों वर्ष पूर्वज होंगे वे बहुत ज्यादा कष्ट काटे होंगे रेगिस्तान पर। धीरे 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 उनकी पीढ़ी खपती गई और अंत में ऐसी पीढ़ी ऊंट बना जिसमें पूरी पूरी क्षमता है कि वे रेगिस्तान में ठीक तरह से जीवन को क्या कर सके? व्यतीत कर सके। तो एक जीव में वो गुण जिसके कारण वे अपने पर्यावरण में रहने के योग्य होते हैं, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। और अनुकूलन किसी जीव में अचानक विकसित नहीं होता है, कई पीढ़ियों का परिणाम है उसका अनुकूलन। ठंडे प्रदेश के जीवों को देखेगा ना तो उसके कौन बड़ी छोटे छोटे होते हैं, नाक भी छोटे छोटे होते हैं। कारण कि क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो उष्मा हानि ज्यादा होगी, और उष्मा हानि ज्यादा होगी तो ठंड में रहना संभव नहीं होगा, इसलिए उसके कान नाक लगभग जो होते हैं हाइट भी छोटा छोटा होगा, ताकि शरीर से ज्यादा उष्मा का क्षय ना हो। यह एक तरह का क्या है? अनुकूलन है। यह एक तरह का क्या है? अनुकूलन है। तो क्लियर हुआ अनुकूलन क्या है? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब अनुकूलन को या पर्यावरणीय अनुकूलन को आप अनुकूलन कहिए या पर्यावरणीय अनुकूलन कहिए, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अनुकूलन को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक अस्थायी अनुकूलन और दूसरा अस्थायी अनुकूलन। अनुकूलन को भी कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, अस्थायी अनुकूलन और अस्थायी अनुकूलन। अस्थायी अनुकूलन और अस्थायी अनुकूलन। अस्थायी अनुकूलन और अस्थायी अनुकूलन क्या है? ये नाम से स्पष्ट हो रखी है, क्या आपको समझने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। अस्थायी अनुकूलन जो शरीर में सदैव मौजूद है, पक्षी को पंख होते हैं वो हवा में उड़ सकते हैं, यह भी एक तरह का अनुकूलन है, और यह अनुकूलन पक्षी का अस्थायी अनुकूलन है, उसमें सदैव रहेगा। लेकिन किसी खास स्थल पर विशेष प्रकार का अनुकूलन जो शरीर में थोड़े समय में आता है वो क्या होता है? अस्थायी अनुकूलन। गिरगिट के त्वचा में रंग बदलने की क्षमता होती है, वो एक तरह का क्या है? अस्थायी अनुकूलन है। चीता जो है वो छोटे छोटे झाड़ियों में इस तरह छिपता है कि दूर जो जिसका वो शिकार करेगा उसको पता चलता चीता ही नहीं, जंगल हम जा रहे हैं जंगल, और उसमें चीता बहुत अच्छी तरह से अपने शरीर को इस तरह फिट करता है कि लगता चीता है ही नहीं। शिकार करते वक्त चीता का जंगलों के साथ बिल्कुल एक समान हो जाना भी चीते का एक तरह का अस्थायी अनुकूलन है, जो तब तक है जब तक वो शिकार नहीं करे। तो सजीवों में अनुकूलन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कुछ अनुकूलन थोड़े समय के लिए ही शरीर में आते हैं, फिर अवलुप्त हो जाते हैं, और फिर जब जरूरत होती है तब फिर आते हैं। ऐसे अनुकूलन को क्या कहेंगे? अस्थायी अनुकूलन कहेंगे। और जो अनुकूलन शरीर में सदैव मौजूद है वो क्या है? अस्थायी अनुकूलन है। क्लियर है? बात समझ गए ना? तो अनुकूलन भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कोई दिक्कत नहीं, अनुकूलन समझ गए। अब अनुकूलन के आधार पर पौधे का वर्गीकरण जो किया गया है उसको समझते हैं। अनुकूलन के आधार पर
अनुकूलन के आधार पर पौधों का वर्गीकरण। अनुकूलन के आधार पर पौधे की विभिन्न श्रेणियां बनाई गई है और ये विभिन्न श्रेणियां परीक्षा में काफी बार पूछे गए और इसकी बहुत संभावना रहती है कि पूछे जाए। और अनुकूलन के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण किया गया है, अनुकूलन के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण किया गया है, ये सिर्फ याद रखने वाली तथ्य है, इसमें कोई समझने वाली तथ्य नहीं है। फिर भी कुछ तथ्य है जिसे समझना जरूरी होता है। तो अनुकूलन के आधार पर पौधों का जो वर्गीकरण हुआ है, तो आप इस वर्गीकरण को ज्यादा से ज्यादा याद रखने की कोशिश करिएगा। जैसे सिसियोफाइट्स प्लांट परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा कि सिसियोफाइट्स प्लांट क्या है। अब सिसियोफाइट्स प्लांट जो हमारे पास आया है, या प्लांट का जो वर्गीकरण सिसियोफाइट्स में किया गया है, ये किसके आधार पर किया गया है? किसके आधार पर? अनुकूलन के आधार पर। पादप जगत में, प्लांट किंगडम में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो केवल छायादार स्थानों पर ही उगने के योग्य होते हैं। तेज धूप या गर्मी में वो उग नहीं सकते हैं, या फिर वो तेज गर्मी धूप में मृत हो जाएंगे। छाया अनुकूलित पौधे को ही कैसे पौधे कहा जाता है? सिसियोफाइट्स प्लांट कहा जाता है। छाया अनुकूलित पौधे को ही क्या कहा जाता है? सिसियोफाइट्स प्लांट कहा जाता है। ऐसे पौधे जो छायादार स्थानों पर ही उगने के लिए अनुकूलित होते हैं, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? सिसियोफाइट्स प्लांट कहते हैं। और जब हम प्लांट किंगडम पढ़े थे तो आपको बताया था कि ब्रायोफाइटा प्लांट जो होता है, टेरिडोफाइटा प्लांट जो होता है, वो प्रायः किस प्रकृति के होते हैं? सिसियोफाइट्स प्लांट होते हैं। टेरिडोफाइटा प्लांट जिसमें फर्न आते हैं, लाइकोपोडियम आते हैं, मर्सिलिया आते हैं, हॉर्सटेल आते हैं, ये सब आपका टेरिडोफाइट्स प्लांट था। अब टेरिडोफाइट्स प्लांट की प्रकृति कैसे होती थी? सिसियोफाइट्स में छायादार स्थानों पर ही उगने के योग्य होते हैं, तेज धूप में नहीं। तो अब इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है, याद रखने वाला ही तथ्य है। सीधे परीक्षा में आ सकता है प्रश्न कि ऐसे पौधे को क्या कहते हैं जो छायादार स्थानों पर उगने के लिए अनुकूलित होते हैं? सिसियोफाइट्स प्लांट्स। या आपसे सीधे पूछेगा सिसियोफाइट्स प्लांट्स क्या है, तो वो प्लांट जो कहां उगने के योग्य है। सिसियोफाइट्स का ठीक उल्टा है हेलियोफाइट्स प्लांट्स। हेलियोफाइट्स प्लांट ठीक इसका उल्टा है। हेलियोफाइट्स प्लांट को तेज धूप चाहिए। क्या चाहिए? तेज धूप में वह उगने के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए जो विषुवत वन क्षेत्र में पेड़ पौधे होते हैं, उसकी प्रकृति हेलियोफाइट्स ही होती है। वो तेज धूप में ही प्रकाश संश्लेषण करने के योग्य होते हैं। तापमान घट जाएगा तो हेलियोफाइट्स प्लांट जो है वो प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पौधे जो छायादार स्थानों पर उगने के लिए अनुकूलित है, उसे सिसियोफाइट्स कहेंगे। ऐसे पौधे जो तेज धूप में उगने के लिए अनुकूलित है, उसे हेलियोफाइट्स कहेंगे। और निश्चित तौर पर हेलियोफाइट्स प्लांट के अंतर्गत जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का प्लांट आएगा, क्योंकि वही प्लांट काफी ज्यादा विकसित होते हैं। और विकसित पौधे ही आप अंदाज ये भी लगा सकते हैं कि एक विकसित पौधा ही तेज धूप को सह सकता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। क्लियर हो गया? मान लीजिए कि कभी-कभी आपसे पूछते पौधे का नाम दे दिया कि इनमें कौन जो है सिसियोफाइट्स प्लांट है, तो आप ये याद रखिएगा कि थैलोफाइटा, बरोफाइटा, टेरिडोफाइटा का प्लांट क्या होता है? सिसियोफाइट्स। हेलियोफाइट्स प्लांट होगा तो वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का ही होगा। और 4 नंबर चैप्टर भुला दिए होंगे तो कहीं नहीं बनेगा। 4 नंबर रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं? बार-बार का रिवीजन करिए। अगला जो है जेरोफाइट प्लांट, और इसके बारे में तो परीक्षा में पता नहीं कितना बार पूछा गया। क्या जेरोफाइट प्लांट के बारे में काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये अनुकूलन के आधार पर पौधे के वर्गीकरण से जो प्रश्न आए एग्जाम में, सबसे ज्यादा जेरोफाइट्स के बारे में आए। और ये आप जानते भी होंगे। ऐसे पौधे जो मरुस्थल या रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने के लिए अनुकूलित है, उसे क्या कहते हैं? जेरोफाइट प्लांट कहते हैं। ऐसे पौधे जो रेगिस्तानी क्षेत्र में उगने के लिए अनुकूलित है, उसे क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स प्लांट कहते हैं। और थोड़ा इसके बारे में हमें विस्तारपूर्वक थोड़ा समझना जरूरी है। जेरोफाइट्स प्लांट के बारे में, जेरोफाइट्स प्लांट जो है वो रेगिस्तानी क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है। और कोई भी पौधा को अगर रेगिस्तान में रहना है तो उसमें कौन से अनुकूलन का होना सबसे ज्यादा जरूरी है? क्या? बिल्कुल सही कि वो पानी का उपयोग कम से कम करे, और दूसरा कि पानी का उत्सर्जन कम से कम करे। उपयोग भी कम से कम करे और पानी का उत्सर्जन भी कम से कम करे। तो जेरोफाइट प्लांट अर्थात रेगिस्तानी इलाकों में या मरुस्थलीय इलाकों में उगने के लिए अनुकूलित जो पौधे होते हैं, उनमें 2 विशेषताएं रहती है। एक कि वे अपने जैविक प्रक्रियाओं में जल का इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरा, वो पानी का या जल का कम से कम हानि करते हैं या कम से कम वाष्पोत्सर्जन करते हैं। पौधों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना वाष्पोत्सर्जन की पाई जाती है। तो जेरोफाइट प्लांट में वो कौन कौन सी विशेषताएं मौजूद है जिसके कारण वो मरुस्थल में रहने के योग्य है, या फिर मरुस्थलीय पौधे में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले मरुस्थलीय पौधा के अगर जड़ को देखेगा ना, तो इस पौधे का जड़ काफी लंबा होता है, मोटा होता है। काफी लंबा होता है या मोटा होता है। अब मरुस्थलीय पौधे का जड़ काफी लंबा और मोटा क्यों होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो जल, भूमिगत जल होते हैं, काफी नीचे होते हैं, काफी नीचे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो भूमिगत जल होते हैं वो क्या होते हैं? काफी नीचे होते हैं। उतने गहरे क्षेत्र से जल प्राप्त करने के लिए ही जेरोफाइट प्लांट अर्थात मरुस्थलीय पौधे का जड़ काफी लंबा हो जाता है, मोटा मजबूती के लिए हो जाता है। तो मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं ना, उसके जड़ काफी लंबे होते हैं। क्यों होते हैं लंबे? तो भूमिगत जल नीचा है, उस नीचे भूमिगत जल को उसे प्राप्त करना है, इसलिए उनका जड़ क्या हो गया? लंबा हो गया। उसके बाद ऊपरी भाग पर, ठीक है, मरुस्थलीय पौधे के ऊपरी भाग पर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा रहता है। किसका आवरण? क्यूटिकल का क्या चढ़ा रहता है? आवरण चढ़ा रहता है। क्यूटिकल का क्या चढ़ा रहता है? आवरण चढ़ा रहता है। क्यूटिकल विशेष प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थ है। तो मरुस्थलीय पौधे के ऊपरी भाग पर, और पौधे के ऊपरी भाग को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। पौधे के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जैसे मानव शरीर के भी ऊपरी त्वचा को एपिडर्मिस ही कहा जाता है, और पौधे के भी ऊपरी त्वचा को क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस कहा जाता है। तो मरुस्थलीय पौधे के जो ऊपरी भाग अर्थात एपिडर्मिस है, उस पर क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है। किसका? क्यूटिकल का आवरण चढ़ा होता है। और क्यूटिकल के आवरण जो है मरुस्थलीय पौधे को, मरुस्थलीय पौधे को क्या किसमें मदद करते हैं? तो मरुस्थलीय पौधे के रंध्र और वातरंध्र जो है उससे जल हानि होने नहीं देते हैं, या जल हानि को कम से कम कर देते हैं। तो जेरोफाइट प्लांट में एक अनुकूलन उसके जड़ में वो काफी लंबा हो गया। दूसरा अनुकूलन इस तरह है कि उसके ऊपरी भाग पर क्यूटिकल का आवरण रख गया। तीसरा अनुकूलन है कि उसका तना जो है ना, तना मोटा तथा
मांसल हो जाता है, मोटा तथा मांसल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो वो जल का अधिक से अधिक क्या कर सके, संचय कर सके। मान लीजिए मरुस्थल में कभी कभी बारिश होता है, और जब बारिश होता है तो भूमि में जल की मात्रा अचानक क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसी दशा में पौधे क्या करते हैं, उन जल को तुरंत ग्रहण करके अपने शरीर में संचय कर लेते हैं। लेकिन पौधे अपने शरीर में जल संचय करेगा, इसके लिए स्थान भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मरुस्थलीय पौधे में के तने इस रूप में विकसित हो जाते हैं कि वो अधिक से अधिक जल को क्या कर सके, संचित कर सके, कि जब पौधे को जल की प्राप्ति ना हो तो उन संचित जल का इस्तेमाल वो अपने दैनिक कार्यों में कर सके। तो मरुस्थलीय पौधे के जो तना मोटे और मांसल होते हैं, क्यों होते हैं? तो जल संचय करने के कारण, जल संचय करने के कारण। आपसे सीधे पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधे के जल लंबे क्यों होते हैं? तो भूमिगत जल नीचे होते हैं, नीचे जो जल होते हैं उसको अवशोषित करने के लिए जल क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। दूसरा आपसे पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधे के जल हानि को रोकने के लिए उसके एपिडर्मिस पर किसकी परत चढ़ा रहता है? क्यूटिकल का परत चढ़ा रहता है। किसका परत चढ़ा रहता है? क्यूटिकल का परत आवरण चढ़ा रहता है। मरुस्थलीय पौधे के तना मोटे और मांसल क्यों होते हैं? ताकि वे जल का क्या कर सके, संचय कर सके। क्या कर सके? संचय कर सके। चौथा है आपका, चौथा है तना मोटा या मांसल हो जाता है। चौथा है कि इसके जो पत्ती छोटा होता है, पत्ती छोटा होता है या कांटों में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? कांटों में परिवर्तित हो जाता है। मरुस्थलीय पौधे के जो पत्ती होते हैं वे छोटा होता है, या छोटा नहीं है तो फिर वह कांटों में परिवर्तित हो जाता है। आप नागफनी देखे होंगे, ठीक है, देखे ना? हाँ, लोग घर में लगाते हैं कि नजर ना लग जाए जी। हाँ, ना देखे हैं? आइए, नागफनी मरुस्थलीय पौधे हैं, और नहीं देखे तो तब इसका मतलब है कि इधर उधर से मतलब है नहीं आपको। क्या हम कहीं जाते हैं तब तो हम देखें, ध्यान दीजिए। अरे नागफनी नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिएगा तो उसमें कांटा होता है। तो नागफनी के जो कांटे होते हैं वास्तव में वो कांटे उसके पत्ती हैं। नागफनी के पत्ती उसके कांटों में क्या हो गया है, रूपांतरित हो गया। अब ध्यान दीजिए कि मरुस्थलीय पौधे में पत्ती में जो अनुकूलन है, मरुस्थलीय पौधे के पत्ती में जो अनुकूलन है वो किस प्रकार है कि पत्ती छोटा हो गया है और कांटों में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया। पत्ती छोटा हो गया और कांटों में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया। इससे क्या फायदा मिलता है? तो आप जानते हैं कि पत्तियों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। और वाष्पोत्सर्जन जब पढ़ाए थे आपको बताते कि वाष्पोत्सर्जन में काफी ज्यादा जल की हानि करते हैं पौधे। भूमि से अवशोषित जल का 90% जल पौधे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो निश्चित रूप से अगर मरुस्थलीय पौधे में पत्ती रहेगा तो वो ढेर सारे जल को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। इसलिए पत्ती में अनुकूलन इस प्रकार पैदा कि वो छोटा हो गया, पत्ती छोटा है तो रंध्र की भी संख्या उसमें कम होगी, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। और कांटों के रूप में तब्दील हो गया तो तब तो समझिए वाष्पोत्सर्जन अब न्यूनतम से न्यूनतम हो जाएगा। और छोटी पत्ती से भी वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो, इसलिए मरुस्थलीय पौधे के जो रंध्र होते हैं ना वो अंदर में धंसे होते हैं, ताकि उससे जल जो बाहर निकले वाष्प के रूप में उसकी मात्रा 90% तक कम हो जाए। तो ऐसे पौधे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, ठीक है ना? चलिए नेट गायब हो गया था। हाँ, ध्यान दीजिए कि अनुकूलन के आधार पर जो पौधों का वर्गीकरण हुआ है इसमें याद रखने वाला ही तथ्य सबसे ज्यादा है। छाया प्रिय पौधे को सिसियोफाइट्स या कम तापमान में उगने के लिए अनुकूलित पौधे को सिसियोफाइट्स कहेंगे। धूप प्रिय पौधे को हेलियो या अधिक तापमान में उगने अनुकूलित पौधे को जेरोफाइट पौधे कहते हैं। जेरोफाइट पौधे में कैसा कैसा अनुकूलन क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि एक अनुकूलन के आधार पर एक और प्रकार है इफीमिरल प्लांट। इफीमिरल प्लांट भी जेरोफाइट महीने की होती है, साल भर की होती है। ऐसे मरुस्थलीय पौधे अथवा ऐसे जेरोफाइट प्लांट जिसकी जीवन अवधि छोटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इफीमिरल प्लांट कहते हैं। ऐसे जेरोफाइट प्लांट जिसकी जीवन अवधि काफी छोटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इफीमिरल प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन के आधार पर पांचवा तो आपको याद ही होगा, क्या? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। क्या हाइड्रोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स। हाइड्रोफाइट प्लांट किसे कहते हैं? जलीय पौधे को। किस पौधे को? जलीय पौधे को, जलीय पौधा को। और जलीय पौधे में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है? तो जलीय पौधे में वायु तक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? वायु तक, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एरेनकाइमा पाए जाते हैं। वायु तक उत्तक पाए जाते हैं, उत्तक पाए जाते हैं। वायु तक उत्तक पाए जाने के कारण, वायु तक उत्तक पाए जाने के कारण दोस्तों, वायु तक उत्तक पाए जाने के कारण ये जलीय पौधे जल पर आसानी से क्या कर सकते हैं, तैर सकते हैं। इसके बारे में हम उत्तक जब पढ़ा रहे थे तभी बताए थे। तो ऐसे पौधे जो जल में उगते हैं या जल में अनुकूलित पौधे को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट कहते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट की जो सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें एक विशेष प्रकार के उत्तक एरेनकाइमा होते हैं जो इन पौधे को तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा ये भी जानकारी रखेगा कि इन पौधे के पत्ती में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इन पौधे के पत्ती में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इन पौधे के पत्ती में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोफाइट प्लांट के पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अब रंध्र नहीं पाए जाते तो वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा। तो जलीय पौधे को वाष्पोत्सर्जन की विशेष आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता पौधों में जल के परिवहन के लिए जरूरी है। जलीय पौधे का 70% भाग जल में ही डूबा रहता है। वो जल को विसरण विधि द्वारा डायरेक्ट ग्रहण कर लेते हैं, तो उसमें वाष्पोत्सर्जन न होने से कोई विशेष प्रभाव पड़ते नहीं है। तो जलीय पौधे के संदर्भ में दो बात आप याद रखिएगा। हाइड्रोफाइट्स प्लांट के संबंध में आप दो बात याद रखिएगा कि इसमें एरेनकाइमा उत्तक पाया जाता है जो इन पौधों को तैरने में मदद करते हैं, और इनके पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। इनके पत्तियों में रंध्र नहीं पाए जाते हैं। अगला जो है छठा जो है आपको हेलियोफाइट्स। हाँ, हेलोफाइट्स जो पौधे हैं वो समुद्री इलाकों में पाए जाने वाले पौधे हैं। समुद्री इलाके मतलब ऐसे स्थान जहां पर लवण ज्यादा है। लवण ज्यादा होने का मतलब जहां की मिट्टी काफी ज्यादा क्षारीय है। तो तीन तरह से पूछ सकता है प्रश्न।
समुद्र के आसपास उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। या अधिक लवणीय भूमि में उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। या अधिक क्षारीय मिट्टी में अनुकूलित पौधे को, अधिक क्षारीय मिट्टी में उगने हेतु अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। तो ये तीनों बात याद रखना कि जो समुद्र के आसपास के इलाके हैं वो लवणीय भूमि होते हैं, और जो लवण है वो सॉल्ट है, और लवण क्या है? एक तरह से सॉल्ट है, लेकिन विशेष प्रकृति जो होती है लवणीय भूमि की वो क्षारीय प्रकृति की होती है। क्या होती है? वैसे सॉल्ट के बारे में आप पढ़े होंगे कि सॉल्ट उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट जो होते हैं उनके क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं काफी प्रबल होते हैं, तो साल्ट होकर भी वो क्षारीय होते हैं। तो आपको तीन तरह से प्रश्न पूछा जाए, उसका उत्तर एक होगा समुद्र के आसपास उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। अधिक लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद अधिक क्षारीय मिट्टी में उगने हेतु अनुकूलित पौधे को भी क्या कहते हैं? हेलोफाइट। सातवां है मेसोफाइट्स। सातवां क्या है? मेसोफाइट्स। अन्ना ये तो लिख लीजिए। समशीतोष्ण जलवायु में उगने हेतु अनुकूलित पौधे को क्या कहते हैं? मेसोफाइट्स कहते हैं। समशीतोष्ण गड़बड़ा गया है। समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मेसोफाइट्स कहते हैं। अब समशीतोष्ण क्या है बता रहे हैं। अभी ध्यान दें कि छाया प्रिय पौधे को सीसियोफाइट्स, धूप प्रिय पौधे को हेलोफाइट, अब बीच की जगह को मेसोफाइट्स, यानी समशीतोष्ण जलवायु, ना अधिक ठंडी ना अधिक एकदम बसंत वाला फीलिंग, समझे? तो उसे क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। ऐसे पौधे जो समशीतोष्ण वातावरण में उगने के लिए अनुकूलित है उसे मेसोफाइट्स कहते हैं। ठीक है ना? समशीतोष्ण जलवायु का मतलब हुआ कि ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी। क्लियर हो गया? तो अनुकूलन के आधार पर पौधे के 7 वर्ग हम बनाए, 7 वर्ग आपको याद हो गया होगा क्या? एक बार फिर से देख लीजिए। छाया प्रिय पौधे सीसियोफाइट, धूप प्रिय रेगिस्तानी, ऐसे रेगिस्तानी जिसका जीवन अवधि छोटा है, जलीय पौधे, उसके बाद लवणीय पौधे, समशीतोष्ण जलवायु में उगने वाले, कोई दिक्कत? तो ये वर्गीकरण आप याद रखिए, वहां से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। तो अनुकूलन समझे, अनुकूलन सजीवों का वो विशेष गुण है, अनुकूलन सजीवों का वो विशेष गुण है जिसके कारण जीव अपने पर्यावरण में रहने के लिए योग्य हो पाते हैं। अनुकूलन के अभाव में पर्यावरण में रहना संभव। अनुकूलन के आधार पर पौधे के 7 कैटेगरी बताइए, 7 कैटेगरी याद रखेगा। केवल इतने ही कैटेगरी है ऐसा नहीं, और भी कई कैटेगरी है, लेकिन ये 7 के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। अब ये आते हैं जंतु में अनुकूलन। जंतु में अनुकूलन के क्या उदाहरण है? अभी तो आप पौधे में देखे थे कि पौधे में किस किस तरह के अनुकूलन के आधार पर क्या क्या नाम दिया गया है। जंतु भी अपने पर्यावरण में अनुकूलित होने के लिए उनके भी शरीर में कई प्रकार की विशेषताएं मौजूद होती है। जंतु यानी कि एनिमल भी अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो सके, इसके लिए उनमें भी कई विशेष गुण होते हैं। पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए जंतुओं में कौन कौन से विशेष गुण होते हैं? तो पहला है आपका माइग्रेशन। क्या है? माइग्रेशन यानी क्या? प्रवास। क्या है? प्रवास। प्रवास का मतलब आप जानते होंगे, एक जगह से उठकर दूसरे जगह जाना ही क्या कहलाता है? अथवा एक क्षेत्र से उठकर हम दूसरे क्षेत्र में जाना क्या कहलाते हैं? प्रवास। तो जंतुओं में अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए प्रवास की घटना पाई जाती है। प्रवास क्या है? तो अनुकूलन के आधार पर। प्रवास का शब्द का इस्तेमाल ज्योग्राफी में भी किया जाता है मानव प्रवास के संदर्भ में, लेकिन हम अगर इस यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अनुकूलन के दृष्टिकोण से प्रवास को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, अनुकूलन के आधार पर हम प्रवास को किस तरह से परिभाषित करेंगे? तो प्रवास जंतुओं में पाए जाने वाला ऐसी घटना है जिसमें जंतु एक क्षेत्र से उठकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां के पर्यावरण उसके अनुकूल है, जहां के पर्यावरण उसके, और यह घटना केवल पाए जाते हैं जंतु में। आपको कहेगा कि पौधे प्रवास कर रहा है, यह संभव है? पौधों में इस तरह की घटना नहीं पाई जाती, प्रवास केवल जंतुओं में पाया जाता है। और प्रवास के दौरान जंतु एक क्षेत्र से उठकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां के पर्यावरण उसके अनुकूल है, और यह घटना वर्तमान में बिहार में घट रहा है। कई प्रवासी पक्षी हमारे बिहार में आए हैं। ठीक है? ऑस्ट्रेलियन क्रेन जो है वो सब पक्षी, साइबेरियन क्रेन जो है अभी आए हुए हैं गंगा के किनारे किनारे, उसकी उपस्थिति काफी दर्ज की जा रही है। तो आप देखते हैं जैसे कि जो पक्षी बहुत ठंड में रहने के लिए अनुकूलित है, और उस जगह पर अगर गर्मी आ जाता है तो वो पक्षी लंबी दूरी तय करके उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां पर ठंड मौजूद होता है। तो प्रवास, जंतुओं में अनुकूलन के लिए प्रवास की घटना पाई जाती है, और प्रवास की घटना पक्षियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है। साइबेरियन क्रेन जो ठंड में रहने के लिए अनुकूलित है, अगर साइबेरियन क्रेन जो अभी साइबेरिया से होकर भारत पहुंचे हुए, क्योंकि साइबेरिया में की जो ठंडी है वो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन अभी इंडिया की जो ठंड है उसके लिए वो पूरी तरह से अनुकूलित है। तो वो साइबेरिया से उड़ करके लंबी दूरी तय करके भारत की जमीन पर आ गए। फिर मार्च के बाद वो भारत की जमीन से उड़ करके कहां चले जाएंगे? साइबेरिया चले जाएंगे, क्योंकि मार्च की गर्मी साइबेरियन क्रेन बर्दाश्त नहीं करेंगे, फिर वो साइबेरिया की ठंड में चले जाएंगे। तो जंतुओं में अनुकूलन के लिए माइग्रेशन होता है। दूसरा कैमोफ्लेज। अनुकूलन का दूसरा एग्जांपल क्या है? अनुकूलन का दूसरा उदाहरण क्या है? कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? हाँ, छद्मावरण। हम अनुकूलन में उदाहरण देते गिरगिट के त्वचा के रंग का बदलना, चीतों के छोटी झाड़ी में इस तरह छुप जाना कि लगता ही नहीं कि वहां पर चीता है। इस तरह की जो घटना गिरगिट में है या चीता में है, यह भी एक तरह का अनुकूलन है, और इस तरह के अनुकूलन को हम क्या कहते हैं? छद्मावरण कहते हैं। गिरगिट अपने त्वचा का रंग बदल के एकदम पर्यावरण में अपनी उपस्थिति का एहसास ही ना होने दे, तो इस घटना को आप क्या कहिएगा? छद्मावरण कहिएगा। चीते का झाड़ी में इस प्रकार से छिप जाना ताकि उनके चीतों के शरीर पर जो धारियां बनी होती है वो छोटे छोटे घासों में इस तरह मेल खा जाते हैं कि शिकारी अनभिज्ञ रह जाता है कि यहाँ पर चीता है कि नहीं है। इस तरह की जो घटना है उसको आप क्या कहिएगा? छद्मावरण कहिएगा। और छद्मावरण भी एक तरह का अनुकूलन है, और यह केवल किसमें पाया जाता है? जंतु में पाया जाता है। अभी हम जंतुओं के अनुकूलन को देख रहे हैं। तो जंतुओं में अनुकूलन का उदाहरण है माइग्रेशन, दूसरा है कैमोफ्लेज, छद्मावरण, तीसरा है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता।
शीत निष्क्रियता का मतलब होता है कि बहुत अधिक ठंड में जीवों का निष्क्रिय प्रजनन, बहुत अधिक ठंड में जीवों का निष्क्रिय प्रजनन, बहुत अधिक ठंड में जीवों का निष्क्रिय प्रजनन क्या कहलाता है? शीत निष्क्रियता कहलाता है। और जब जंतु निष्क्रिय अवस्था में जाते हैं, जब जंतु निष्क्रिय अवस्था में जाते हैं तो उस अवस्था में वे केवल श्वसन करते हैं, अन्य सभी जैविक प्रक्रिया उसकी क्या हो जाती है? रुक सी जाती है। जैसे अभी आपको शौक बहुत कम मिलेगा, नहीं मिलेगा क्यों? तो वो अपने जहां जहां जगह पर वो होगा, एकदम उस जगह पर वो किस अवस्था में होगा? बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में होगा। आप जाकर मन से छेड़ने लगे तो अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में होगा और उस अवस्था में वो भोजन भी नहीं करते हैं, जनन भी नहीं करते, करते हैं केवल क्या? श्वसन करते हैं। तो हाइबरनेशन भी अनुकूलन के उदाहरण है। और हाइबरनेशन के ठीक उल्टा अनुकूलन एस्टिवेशन है। क्या है? एस्टिवेशन, ग्रीष्म निष्क्रियता। हाइबरनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शीत निष्क्रियता। एस्टिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रीष्म निष्क्रियता। जैसे मेढक आपको बहुत तेज गर्मी में एक भी मेढक नहीं मिलेगा, ग्रीष्म ऋतु में यानी कि धूप में आपको मेढक एक भी नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण है कि वो निष्क्रिय अवस्था में चला गया। तो ये जो शीत निष्क्रियता है, ग्रीष्म निष्क्रियता है, ये भी जंतुओं का एक अनुकूलन है। बहुत अधिक ठंड में निष्क्रिय प्रजनन शीत निष्क्रियता कहलाएगा, बहुत अधिक गर्मी में भी निष्क्रिय प्रजनन क्या कहलाएगा? ग्रीष्म निष्क्रियता कहलाएगा। शीत निष्क्रियता किसमें पाया जाता है? ग्रीष्म निष्क्रियता किसमें पाया जाता है? एग्जांपल में दिया हुआ, उसको एग्जांपल को याद करना बहुत जरूरी है। देखिए एक बार, हाँ, छिपकली का क्या प्रजाति है? घरेलू छिपकली दिखती है, छिपकली की और भी बहुत प्रजातियां हैं। चलिए उदाहरण याद करिए। और ऐसा नहीं है कि जिनमें शीत निष्क्रियता होगा उसमें ग्रीष्म निष्क्रियता होगा। बहुत ऐसे जीव है जिसमें दोनों निष्क्रियता पाई जाती है। मेढक में दोनों निष्क्रियता मौजूद है। बहुत अधिक ठंडी में भी आपको मेढक नहीं दिखेगा, बहुत अधिक गर्मी में भी मेढक नहीं दिखेगा। बारिश होगी तब तो उसी का इलाका रहता है। क्या? हाँ, क्लियर हो गया? समझने वाली जो सबसे जरूरी बात यह है, देखिए छोटा छोटा टर्म है, ज्यादा तक परीक्षा में आते नहीं है, लेकिन जब आ जाते हैं तो मेरिट बनाते हैं। इसलिए एक एक चीज एनवायरमेंट का पढ़ा रहे हैं। अब बहुत मजा मार रहा है इस बैच वाला, ठीक है? नया रहा है, क्या चल रहा है? पर्यावरण चला, छोड़ दो। हाँ, अभी हमारे डेरा के बगले में किस बैच कलर कराता है, ठीक है? अभी आ रहे थे, सर नाश्ता कर लीजिए। क्या कर रहे हैं तुम? सर पूरी बना रहे हैं। समझिए, ठंडी में बहुत चीज बना बना खा रहा है, जबकि हम बार बार करें अरे उम्र है पढ़ने का, पढ़ लीजिए। मतलब ठंडी आया है तो क्या अगला साल नहीं आएगा? इसी साल ठंडी आया तो मजा मार ले। नहीं मतलब उस लड़का से पूछे का ही सब कर रहे हैं तो ठंड में सर अच्छा अच्छा खाने में मजा आता है। तो ध्यान दीजिए, निष्क्रिय नहीं पढ़ना है, निष्क्रिय। और अभी से आपका कंपटीटर कम हो रहा है क्लास से। क्या ऑनलाइन कितना पढ़ता है? ऑनलाइन पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है, इसमें कोई दो नहीं है। हम सबका एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, कुछ है जिसको हम देखे हैं आंख से, उसके बारे में बोल रहे हैं, ठीक है? क्लियर है ना? तो हमारे कहने का मतलब निष्क्रिय नहीं पढ़िए। मौसम कुछ भी वो आपका काम है, पढ़ना, क्वेश्चन रटना, समझे ना? तब जाकर दरोगा बनिएगा। आपका लक्ष्य जो है ना, ये लक्ष्य बिहार के प्रत्येक युवाओं का है, ये लक्ष्य झारखंड के प्रत्येक युवाओं का है। लेकिन सच होगा सिर्फ आपका, वो भी तब जब आप केवल और केवल क्वेश्चन याद करें, ठीक है ना? तो हमारा कहना यह था कि ये जो माइग्रेशन है ये क्या है, ये छद्मावरण है ये क्या है, ये शीत निष्क्रियता ग्रीष्मता आखिर है क्या? तो ये अनुकूलन के उदाहरण है और ये जंतुओं के अनुकूलन के उदाहरण। अगर डायरेक्ट ये प्रश्न आ जाए कि माइग्रेशन क्या है, माइग्रेशन का शब्द एक बहुत लंबा टर्म है, ज्योग्राफी का भी है। माइग्रेशन एक चैप्टर ही है, 12 आर्ट्स से आर्ट्स सब्जेक्ट जो रखकर पढ़े होंगे 12th में, पूरा का पूरा ज्योग्राफी में चैप्टर है माइग्रेशन का। तो उस माइग्रेशन से इसको हम नहीं ले रहे हैं, हालांकि उसको भी हम रख ले तो भी एक तरह का अनुकूलन ही होगा कि लोगों को रोजगार नहीं है तो उन क्षेत्र में चले गए जहाँ उनको रोजगार मिल गया, वो एक प्रवास है। तो माइग्रेशन वो भूगोल वाला माइग्रेशन यहाँ पर नहीं है। ये माइग्रेशन क्या है, कैमोफ्लेज क्या है, हाइबरनेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है, एस्टिवेशन क्या है? तो निश्चित तौर पर इसे हम कहेंगे कि ये अनुकूलन के उदाहरण है। किसके अनुकूलन के उदाहरण है? तो पौधे के अनुकूलन के उदाहरण नहीं है, ये किसके अनुकूलन के उदाहरण है? ये जंतु के अनुकूलन के उदाहरण है। शीत निष्क्रियता किसी पौधे में नहीं पाई जाती है, ग्रीष्म निष्क्रियता कोई पौधे में नहीं पाई जाती है, कैमोफ्लेज किसी पौधे में नहीं पाया जाता है, ये जंतुओं में पाया जाता है। ये बात याद रखने की सबसे विशेष जरूरत है, ठीक है? जंतु में अनुकूलन का एक और उदाहरण मिमिक्री, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? अनुहरण। मिमिक्री, मिमिक्री मतलब नकल करना होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नकल करना होता है। मिमिक्री मतलब पर्यावरण में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अलग अलग जाति के हैं, लेकिन शारीरिक ढांचा रंग रूप केवल शारीरिक ढांचा रंग रूप बिल्कुल एक समान होते हैं। इस पर्यावरण में, इस विशाल पर्यावरण में अलग अलग जाति के कुछ जीव ऐसे हैं जो होते हैं अलग अलग जाति के, लेकिन उनका शारीरिक गठन रंग रूप बिल्कुल क्या होता है? एक जैसे होता है। उसी में यह अनुकूलन पाया जाता है, अनुहरण का, मिमिक्री का। और मिमिक्री वाला जो अनुकूलन है वो तितलियों में बहुत पाया जाता है। बहुत अलग अलग जाति के तितली जो है बिल्कुल एक समान देखने को मिलते हैं। इससे क्या फायदा मिलता है कि मिमिक्री जो है, जंतुओं का जो अनुकूलन है, मिमिक्री अनुहरण, इससे फायदा क्या पहुंचता है जीवों को? तो मिमिक्री जो है ना, अन्य जो अभिचार अनुकूलन पड़े हैं जंतुओं के, उससे अलग टाइप के अनुकूलन है ये मिमिक्री। यह अनुकूलन जीवों को, यह अनुकूलन जीवों को सुरक्षा संबंधी लाभ देता है। कौन सा? वो अनुकूलन कौन है जो जीवों को सुरक्षा संबंधी लाभ देता है? मिमिक्री। वह अनुकूलन कौन है जो जीवों को शिकार करने में मदद करता है? कौन है? कैमोफ्लेज। शिकारी जीवों को शिकार करने में मदद करने वाला जो एक अनुकूलन है, कौन? छद्मावरण। अब ये मत समझ लीजिएगा कि सभी शिकारी में छद्मावरण पाया जाता है। छद्मावरण जो अनुकूलन का उदाहरण है वो शिकारी जीवों को शिकार पकड़ने में मदद करता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी शिकारी जीव में इस तरह का अनुकूलन हो, नहीं होता है। जैसे बाघ टाइगर में छद्मावरण नहीं होता, उसे टाइगर जो है जब तक आंख मिलाता नहीं तब तक मारता नहीं है ना? बाघ सब जो है पीछे से हमला नहीं करता है, बहुत
अब बहुत भूखा हो तो कुछ भी पेट क्या ना कराएगा, तो अलग बात है। लेकिन बाघ के बारे में एक समान सी रणनीति है कि वो बताकर मारता है कि मार रहे हैं आपको, ठीक है। 6 नंबर हो गया। 6 नंबर में रेगिस्तानी अनुकूलन होगा, और रेगिस्तानी अनुकूलन दो ही तरह से होता है, एक पानी का उपयोग कम से कम हो, एक पानी की हानि कम से कम हो। पानी का उपयोग कम से कम हो, पानी की हानि। तो जंतुओं में अनुकूलन के कौन कौन उदाहरण है? माइग्रेशन है, कोमोप्लेग है, मिमिक्री है, हाइबरनेशन है, एस्टिवेशन। क्लियर है ना? ये सब अनुकूलन जंतुओं के हैं, पौधे के। अब थोड़ा सा 2 लाइन रेगिस्तानी जीवों में, रेगिस्तानी जंतु में, रेगिस्तानी पौधों में किस तरह से अनुकूलन आया था आप देख लिए थे। रेगिस्तानी पौधे यानी जेरोफाइट प्लॉट में किस तरह से अनुकूलन विकसित हुआ था वो आप देख लिए थे। जड़ें लंबी हो गई थी, तना मोटा मांसल हो गया था, रंध्र स्टोमेटल कैविटी में धस गया था, पत्तियां छोटी हो गई थी अथवा कांटों में परिवर्तित हो गई थी, एपिडर्मिस क्यूटिकल से ढक गया था। उसी तरह से जिस तरह से मरुस्थलीय पौधे या जेरोफाइट प्लांट में विशेष विशेष प्रकार के अनुकूलन है, उस तरह से आपके नोट में यह भी दिया हुआ कि एक मरुस्थलीय जंतु में किस तरह का अनुकूलन पाया जाता है। मरुस्थलीय जंतु के 2 उदाहरण मौजूद है, उसको आप पढ़िए तो एक बार। मिमिक्री में कुछ गलती हो गया बोलने में क्या? अच्छा हाँ, मिमिक्री होगा, है ना? मिमिक्री होगा, बोल क्या रहे थे? अच्छा सही चलेगा, मिमिक्री होगा। चलिए, अनुकूलन समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? तो पर्यावरण समाप्त हो गया, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अभी रुकिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब आइए, अगला जो टर्म है इकोलॉजी। इकोलॉजी हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। इन्वायरमेंट क्या है वो आप समझ गए हैं? समझ गए ना? एक जीव के चारों ओर स्थित जैविक अजैविक घटकों के योग को उस जीव का पर्यावरण कहते हैं। क्या मोटा मोटी पर्यावरण क्या है? तो सब कुछ पर्यावरण है, कुछ भी पर्यावरण से बाहर। हमारे आसपास जो सजीव है, निर्जीव है, सभी मिलकर पर्यावरण की रचना करते हैं, पर्यावरण की रचना करते हैं। दूसरे प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? पृथ्वी के पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्यावरण में हम दूसरे ग्रह को शामिल नहीं कर रहे हैं, हालांकि दूसरे ग्रह को भी अध्ययन किया जा रहा है बायोलॉजी के अंतर्गत, जिसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है? लेकिन फिलहाल पृथ्वी तक ही हम सीमित रहते हैं। तो पर्यावरण जो है दोस्तों, वह क्या है? उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है आपका। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि पर्यावरण क्या है, तो यह सबसे आसान तरीका, पर्यावरण इक्वल टू स्थल मंडल प्लस जल मंडल प्लस वायुमंडल प्लस जैवमंडल, या पर्यावरण इक्वल टू पृथ्वी का टोटल सजीव प्लस टोटल, या पर्यावरण से कुछ भी बाहर। और पर्यावरण क्या है? तो एक जीव के चारों ओर के 4 घटकों के योग को ही उसका पर्यावरण कहते हैं। और 4 घटक आपको बता दिए थे, जैविक, अजैविक, ऊर्जा और सांस्कृतिक घटक। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी राजनीति, हमारी सभ्यता और संस्कृति भी हमारे पर्यावरण के हिस्से है। अब आइए दोस्तों, इकोलॉजी क्या है? और आप सामान्य रूप से यह जानते होंगे कि जिस शब्द के अंत में लॉजी लग जाता है वो विज्ञान की एक शाखा बन जाता है, नहीं बन जाता है? तो इकोलॉजी क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट तो यहां क्लियर है ही कि यह विज्ञान की एक शाखा है। इकोलॉजी क्या है? तो एक कॉन्सेप्ट तो टोटली क्लियर है, लॉजी लगा हुआ मतलब ये जीव विज्ञान की एक शाखा है, जीव विज्ञान का एक ब्रांच है। जैसे साइटोलॉजी या हिस्टोलॉजी, उसी तरह इकोलॉजी। तो इकोलॉजी क्या है? तो यह विज्ञान की एक शाखा है, और विज्ञान की हर शाखा में किसी विशेष चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं किसका? पर्यावरण का। किसका? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है उसे ही पारिस्थितिकी कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी क्या है? इकोलॉजी क्या है? तो सबसे आसान तरीके से आप बता सकते हैं, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे इसकी परिभाषा में कि अगर हमें पर्यावरण का अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे? पर्यावरण का अध्ययन करना है तो कैसे करेंगे? तो पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए आपको पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक के बारे में तो आपको याद है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक और पर्यावरण के 2 मुख्य घटक है, लेकिन दोनों घटक एक दूसरे से रिलेट है, आप इसे अलग नहीं कर सकते। एक कथन हम पर्यावरण के बारे में पढ़े थे कि पर्यावरण बहुत विशाल है लेकिन पर्यावरण अविभाज्य है, पर्यावरण को विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप एनवायरनमेंट को 2 कंपोनेंट बायोटिक एबायोटिक में डिवाइड किए थे। यह सिर्फ अध्ययन को आसान करने के लिए, वास्तव में हम पर्यावरण को विभाजित नहीं कर सकते। तो जब भी हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हमें इन दोनों घटकों को साथ में अध्ययन करना पड़ेगा। जैविक का मतलब सजीव, अजैविक का मतलब निर्जीव। तो पर्यावरण का जब भी अध्ययन किया जाता है ना, तो उसके केंद्र में, पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण का जब भी अध्ययन किया जाता है ना, तो उसके केंद्र में हम पहले एक जीव को रखते हैं और उन जीवों के संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं किसका? पर्यावरण। जब भी हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले यह तय कर लेंगे कि हम किसके पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, किस जीव के पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो आप निकल जाएगा कहां जा रहे हैं पर्यावरण का अध्ययन करने, ठीक है? तो ऐसे में पर्यावरण का अध्ययन नहीं हो पाएगा। आपको पहले यह तय कर लेना है कि आपको अगर पर्यावरण का अध्ययन करना है तो किसके पर्यावरण का अध्ययन करना है, ठीक है? मानव का करना है या फिर शेर बाघ के जंगल के किसी जीव का करना है। तो पर्यावरण का अध्ययन जब भी होगा जीवों के संदर्भ में होगा। तो इसलिए पारिस्थितिक तंत्र को इस तरह से परिभाषित किया जाता है, सॉरी पारिस्थितिक तंत्र नहीं, पारिस्थितिकी को, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है।
इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव एवं उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आप सीधे भी बोल सकते हैं इकोलॉजी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पर्यावरण को पढ़ते हैं। लेकिन पर्यावरण को कैसे पढ़ते हैं? तो जीवों को केंद्र बिंदु में रखकर पर्यावरण का अध्ययन जीव और उसके पर्यावरण के बीच संबंध के रूप में पढ़ा जाता है। तो इसलिए इकोलॉजी को परिभाषित करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इकोलॉजी के संदर्भ में यह कहिए कि इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगर हम ये बोल दें कि इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन होता है, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसमें एनवायरनमेंट को पढ़ा जाता है, तो ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। क्लियर है बात, समझ रहे ना? अगर हम बोल दें कि इकोलॉजी के अंतर्गत एनवायरनमेंट का अध्ययन होता है या इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, तो ये क्या गलत हो जाएगा? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं हो जाएगा। लेकिन इकोलॉजी सिर्फ इतना तक पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए आप इकोलॉजी की समुचित रूप से अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो इकोलॉजी समुचित रूप से इस तरह परिभाषित होगा कि इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है, इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है? और इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अर्नेस्ट हैकल एच रेटर ने किया था। किसने? ये जो इकोलॉजी शब्द देख रहे हैं, पारिस्थितिकी शब्द देख रहे हैं, हालांकि पारिस्थितिकी हिंदी रूपांतरण है, लेकिन इकोलॉजी शब्द जो दिया था, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? एच रेटर ने। और इसका बड़ी महत्व है, कई बार ये एग्जाम में पूछे गए कि इकोलॉजी शब्द के जन्मदाता कौन है? एच रेटर। और इकोलॉजी को सर्वप्रथम परिभाषित करने का कार्य अर्नेस्ट हैकल ने किया था। हालांकि अभी जो हम इकोलॉजी का परिभाषा को समझे हैं, इस तरह का परिभाषा अर्नेस्ट हैकल ने नहीं दिया था, लेकिन सबसे पहले इकोलॉजी को परिभाषित करने का काम अर्नेस्ट हैकल ने किया था। और अर्नेस्ट हैकल ने भी इकोलॉजी को परिभाषित करते समय वही बात बोले थे जो अभी आपको हम समझा, यानी कि वो भी संबंधों की बात किए थे इकोलॉजी में, लेकिन वे कार्बनिक संबंधों की बात किए थे। पर्यावरण अथवा वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ये अर्नेस्ट हैकल का परिभाषा है। तो चूंकि अर्नेस्ट हैकल का परिभाषा बहुत शुरुआती परिभाषा था, वर्तमान समय में इकोलॉजी का काफी ज्यादा विकास हो चुका है, इनके कई और शाखाएं उत्पन्न हो चुके हैं, इकोलॉजी के अंदर कई शाखाएं बन चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब इतने ज्यादा विकास हो गए तो उनके जो शुरुआती परिभाषा था उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन आ गया है। तो परिवर्तन जो भी आया है, हम सिर्फ इकोलॉजी को परिभाषित करेंगे तो यही कहेंगे कि इकोलॉजी के अंतर्गत जीव और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? बात समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इन्वायरमेंट अलग चीज है, इकोलॉजी अलग चीज है। इकोलॉजी विज्ञान की शाखा है, इन्वायरमेंट विज्ञान की शाखा नहीं है। क्लियर है? बात समझ लेना। अब आइए इकोलॉजी के प्रकार। इकोलॉजी के दो भाग हैं मुख्यतः, एक ऑटो इकोलॉजी और दूसरा सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। इकोलॉजी को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? अब ऑटो इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी क्या है इसको समझिए। इसको कहते हैं स्व पारिस्थितिकी, इसको क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी। इसको क्या कहते हैं? समुदाय पारिस्थितिकी। सीन इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी। अब जब पर्यावरण का अध्ययन केवल एक जीव या केवल एक जाति के संदर्भ में हम करते हैं तो वह कौन सा इकोलॉजी कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी। जब पर्यावरण का अध्ययन एक जीव अथवा एक जाति के जीवों के संदर्भ में किया जाता है तब इसे हम स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। जब पर्यावरण का अध्ययन एक जीव या एक जाति के संदर्भ में किया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। जैसे आप इकोलॉजी के अंतर्गत कुत्ता और उसके पर्यावरण का अध्ययन कर रहे हैं, केवल कुत्ता, बाकी कुछ है अपने है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल एक जाति, तब आप कौन से शाखा में है? तो स्व पारिस्थितिकी क्या है? तो जब आप पर्यावरण का अध्ययन केवल एक जीव या केवल एक जाति के जीवों के संदर्भ में करते हैं तो वही क्या कहलाता है? स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। वही क्या कहलाता है? स्व पारिस्थितिकी कहलाता है। और यहां पर है समुदाय पारिस्थितिकी। तो समुदाय पारिस्थितिकी क्या है? तो समुदाय शब्द को हम समझाए थे ना कि समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है? समुदाय किसे कहते हैं? एक विशेष स्थान पर रहने वाले जितने भी जातियां हैं वो मिलकर उस विशेष स्थान का समुदाय बनाते हैं। एक विशेष क्षेत्र पर जितने भी जातियां निवास करते हैं और एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वे सभी जातियां मिलकर उस क्षेत्र का क्या बनाते हैं? समुदाय। जैसे जंगल में शेर, बाघ, हिरण, सियार वगैरह वगैरह जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सभी मिलकर जंगल के समुदाय का निर्माण करते हैं। तो जब हम पर्यावरण का अध्ययन पूरे समुदाय के संदर्भ में करेंगे तब उसे सीन इकोलॉजी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? सीन इकोलॉजी। तो जब पर्यावरण का अध्ययन एक जीव अथवा एक जाति के जीवों के संदर्भ में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। और जब पर्यावरण का अध्ययन समूची समुदाय के संदर्भ में किया जाता है तो उसे हम समुदाय पारिस्थितिकी कहते हैं, सीन इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी कितना प्रकार का? दो प्रकार का, ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी। क्लियर हो गया? समझ गए? तो इन्वायरमेंट समझे, इकोलॉजी समझे, अगला टर्म भी समझिए लीजिए। अगला है इको सिस्टम। शब्द क्लियर करते जाइए। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। इन्वायरमेंट समझे, इकोलॉजी समझे, इको सिस्टम आप समझिए। बहुत कम का अंतर है इनके बीच, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है क्या है इन्वायरमेंट, क्या है इकोलॉजी, क्या है इको सिस्टम। निश्चित तौर पर सभी अलग अलग चीजें हैं। अब इको सिस्टम क्या है? इको सिस्टम क्या है? तो इको सिस्टम पर्यावरण के ही भाग है, पर्यावरण से अलग नहीं है। इको सिस्टम पर्यावरण के ही भाग है, पर्यावरण से अलग। पर्यावरण की रचनात्मक, पर्यावरण की रचनात्मक, क्रियात्मक तथा स्वपोषित इकाई को ही हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। जिस तरह सजीवों के शरीर का रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका है ना? जिस तरह नेफ्रॉन किडनी की रचनात्मक संरचनात्मक इकाई है, फेफड़ा की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई एल्वोलाई वायु कोश है। तो रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? इसके कॉन्सेप्ट को हम कई बार अब तक पढ़ चुके हैं बायोलॉजी में। तो ये जो इकोसिस्टम है ये भी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है किसका? पर्यावरण का।
पर्यावरण के रचनात्मक क्रियात्मक स्वपोषित इकाई को हम क्या कहते हैं? स्वपोषित शब्द इसलिए लगा रहे कि एक इकोसिस्टम किसी दूसरे इकोसिस्टम से स्वतंत्र होता है। उनमें एक ऐसी व्यवस्था बनी होती है कि सब एक दूसरे के पोषण से जुड़े रहते हैं, एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम पर कहिएगा पूर्ण निर्भर रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो विशाल पर्यावरण के रचनात्मक क्रियात्मक और स्वपोषित इकाई को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पर्यावरण के बारे में जो हम समझ विकसित किए थे दोस्तों, क्या विकसित किए थे कि पर्यावरण बहुत विशाल है और उस विशाल पर्यावरण को अगर आप टुकड़ों टुकड़ों में काटने लगेगा तो क्या निकलकर सामने आएगा? पारिस्थितिक तंत्र। इसको और आसान भाषा में समझिए कि एक पूरा का पूरा बंगला आपका पर्यावरण है, एक पूरा का पूरा बंगला को आप पर्यावरण मान लीजिए, तो बंगले के कमरे क्या होंगे? पारिस्थितिक तंत्र होंगे। बात को समझ रहे ना? एक पूरे के पूरे बंगले को आप पर्यावरण मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो उनके सारे कमरे क्या होंगे? पारिस्थितिक तंत्र होंगे। लेकिन कमरा क्या होनी चाहिए? स्वपोषित होनी चाहिए, यानी बाथरूम से अटैच होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, यानी स्वतंत्र होनी चाहिए। ये आपसे समझ, तो मूल कॉन्सेप्ट जो है इकोसिस्टम क्या है, इसको आप समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो हमारे आसपास चारों ओर जो सजीव निर्जीव है, जो हमें रहने में, वृद्धि करने में और मृत होने में सहायता करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में होता है वो इकोलॉजी कहलाता है, और पर्यावरण के रचनात्मक क्रियात्मक और स्वपोषित इकाई को इकोसिस्टम कहते हैं। अब कोई भी इकोसिस्टम है ना, उनमें तीन व्यवस्थाएं मौजूद होती है। कोई भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या समझ लेना? अब इकोसिस्टम का एक पर्यावरण में कई इकोसिस्टम हो सकते हैं, या पूरा पर्यावरण को आप एक इकोसिस्टम भी मान सकते हैं। एक पर्यावरण में कई इकोसिस्टम होते हैं, या पूरे पर्यावरण को आप एक इकोसिस्टम मान सकते हैं। अब कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, उसके तीन मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहला कि पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। यानी कि एक जंतु किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में रह रहे हैं, वो निकलकर दूसरे में जाना चाहेगा तो नहीं उसको रोकेगा, बॉर्डर है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पारिस्थितिक तंत्र एक खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता, पहली विशेषता। दूसरी, पारिस्थितिक तंत्र जो है उसमें ऊर्जा का मुख्य एकमात्र और प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण से अलग नहीं है। विशाल पर्यावरण को आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए आप टुकड़े टुकड़े करके पढ़ रहे हैं। पर्यावरण इतना विशाल है कि सबको एक साथ आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो इसीलिए टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। और जब पर्यावरण को टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने की शुरुआत किए हैं, तो वही टुकड़ा आपका क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत या एकमात्र स्रोत या प्राथमिक स्रोत क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है। यानी सूर्य के प्रकाश के अभाव में तो पर्यावरण ही नष्ट हो जाएगा, तो पारिस्थितिक तंत्र की आप बात ही क्या कीजिए। दूसरी विशेषता समझिए। तीसरी विशेषता दोस्तों, कि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है सुसंगठित तंत्र होता है। क्या होता है? मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, सब एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन करते हैं, सब एक दूसरे पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र एक सुसंगठित तंत्र होता है, और सुसंगठित तंत्र का मतलब हर की निर्भरता दूसरों पर है, हर एक दूसरे आपस में निर्भर रहकर अपना जीवन का विकास करते चले जाते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र को आप ले लीजिए, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र के, उनमें तीन विशेषताएं मौजूद है कि वो पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र होता है, बंद नहीं होता, कोई भी ले लीजिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत, एकमात्र स्रोत, प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, और पारिस्थितिक तंत्र सुसंगठित होता है। तुमको लगता है इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, इकोसिस्टम क्या है? इन तीनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। और इकोसिस्टम शब्द का जो चयन जो है टेंसले के द्वारा किया गया, एजी टेंसले, ऑथर जो टेंसले शॉर्ट में एजी टेंसले। अब इकोसिस्टम को कई भागों में बांटा जाता है, इकोसिस्टम को कई भागों में बांटा जाता है। और आपके नोट में जो इकोसिस्टम का बंटवारा किया गया है, देखिए तो वो बंटवारा आपको समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? आ रहा है। इकोसिस्टम के बंटवारा पर नजर दौड़ाइए, उसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और इस बंटवारा से परीक्षा में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र आपको कितना याद रखा? खेत बगीचा पार्क, खेत बगीचा पार्क, खेत बगीचा पार्क इकोसिस्टम कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब हमें पढ़ना है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो आइए उसका जिक्र अगले क्लास में करेंगे। इकोसिस्टम को डायग्राम बनाकर समझाइए। डायग्राम क्या होता है? इकोसिस्टम में कोई डायग्राम वायग्राम होता है? पिरामिड आएगा तो ना डायग्राम, डायग्राम नहीं होता इकोसिस्टम का। चलिए बोलिए दोस्तों, ऑनलाइन वाले सब बोलिएगा, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम और इकोलॉजी, इन तीनों शब्द में अंतर है, इस अंतर को समझे कि नहीं? हेजहॉग कौन सा जीव है? हेजहॉग पक्षी है दोस्तों। हेजहॉग पक्षी है। बफरिंग है वो तो नेट जब स्लो होगा तो होगा ही, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। थोड़ी देर क्लियर हुआ था। इकोसिस्टम आ रहे हैं, इकोसिस्टम को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जिसको जल्दी पढ़ना है तो सुबह 8 से 10 बैच ले सकते हैं। कितना? इसमें भी केमिस्ट्री का वीडियो डाला हुआ है, और इसमें लाइव भी पढ़ाएंगे। बिल्कुल हड़बड़ा रहा था कुछ विद्यार्थी, तो पुराना वीडियो था उसको अवेलेबल करा दिए है। लाइव पढ़ना 8 से 10 पढ़ सकते हैं। कितना फी है उसका? 250 रुपया मात्र फीस है 8 से 10 में। तो जो भी ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं या जुड़वाना चाहते हैं तो जुड़वा भी सकते हैं। वैकेंसी कब आएगा उसका जिक्र रोशन सर करेंगे आपके क्लास में। फिजिक्स का पैकेज निकलवा ले, बिल्कुल निकाल लीजिए। फिजिक्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, बायोलॉजी के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? बायोलॉजी के बाद दोस्तों फिजिक्स पढ़ाएंगे।